जी, अब हमें क्या करना है, होस्टिंग अकाउंट में आगे वो कैसे आएंगे, कंपनी वालों को पैसे देंगे तो आपको अकाउंट बना कर दे देंगे, तो आप अपने होस्टिंग अकाउंट में आ जाओगे। ठीक है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे आप कॉलेज में आते हो तो ऊपर लैब में जाते हो, कॉलेज वालों को अगर आपने फीस दी होती है तो आपका ऊपर लैब में एक अकाउंट बन जाता है। जैसे आप कंप्यूटर यूज़ करना शुरू कर देते हो, आपको एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड मिल जाता है, ऐसे ही है ना। इसी तरह यहाँ पर भी आपको यूज़र नेम पासवर्ड मिलेगा तो आप लॉगिन हो जाएंगे। अच्छा, अब हम पहले सीखने क्या लगे हैं, दो तीन चीज़ें पहले ज़हन में लाएंगे। मैं आपको क्या सिखाने लगा हूँ, मैं आपको सिखाने लगा हूँ कि होस्टिंग में जाकर सब डोमेन कैसे बनाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, सब डोमेन में वेबसाइट कैसे अपलोड करते हैं। नंबर 3, गूगल सर्च कंसोल में अपनी वेबसाइट को अप्रूव कैसे कराते हैं। अच्छा, अब ये जो तीसरा स्टेप है ना, गूगल सर्च कंसोल में वेबसाइट अप्रूव कराने वाला, ये ज़हन में रखें कि आप सिर्फ और सिर्फ एक लाइव वेबसाइट को अप्रूव करा सकते हैं। यानी अगर आपकी वेबसाइट ऑफलाइन है, यानी आपने पूरी वेबसाइट तैयार करके रखी हुई है मगर आपके कंप्यूटर में पड़ी हुई है, तो आप उसे गूगल सर्च कंसोल से अप्रूव नहीं करा सकते अनटिल आप उसको लाइव ना कर लें, चाहे उसे सब डोमेन में लाइव कर लें, चाहे उसे डोमेन में लाइव कर लें। ठीक है, जो फोल्डर में लाइव करने वाला कॉन्सेप्ट है उसको भी हम चेक करेंगे वो करता है कि नहीं करता। अच्छा, अब हमने क्या करना है, जरा एक और चीज़ नोट करें। पहले क्या होता था कि सब डोमेन में जाते थे हम, पहले होस्टिंग में ही हो रहा था। अगर आप मेरे पुराने लेक्चर्स देखोगे ना नेफटेक के जो चैनल पे पड़े हुए हैं, तो उसमें हम सब डोमेन पे जाएंगे और वहाँ पर जाकर सीधे ही हम सब डोमेन बना रहे होते थे। लेकिन अभी कंपनीज ने ना कुछ थोड़ी सी चीज़ों को चेंज किया हुआ है। ठीक है, और अभी मैं सब डोमेन पे क्लिक करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। अगर कुछ नहीं होगा तो वो रिकॉर्डिंग यूज़ कर लेंगे। ठीक है, आई होप सो के चल पड़े। ठीक है, लेकिन सब डोमेन पे क्लिक करने से भी कुछ नहीं हुआ, यानी हम सब डोमेन की ऑप्शन में नहीं गए, आपने देखा ना। फिर दोबारा से हम फाइल मैनेजर में अभी उसमें ही है, कंट्रोल पैनल में ही है अपने। अच्छा, अब वो क्या कहता है, कहता है भाई इधर आओ और यहाँ से आने के बाद आप चले जाओ डोमेन्स में। देखें जरा डोमेन्स पे कैसे जाना है, यहाँ कहाँ लिखा हुआ डोमेन्स, क्या करने लगे, क्या करने लगे। नहीं, ये नहीं करना, ये नहीं करने लगे। क्या करने लगे, मैंने गिन के बताया था आपको, मैं क्या काउंट करके बताया था आपको। हेलो, वालेकुम सलाम। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। साढ़े 4, अच्छा चलो ठीक है, आप ठीक है, मैं देख जी। अच्छा, अब हमने क्या करना है जी, यहाँ पे डोमेन्स पे क्लिक करना है। आगे यानी अब ये तरीका है। पहले क्या होता था, सब डोमेन पे जाते थे, वहीं पे जाकर हम सब डोमेन बना रहे। अभी तक हम सब डोमेन पे नहीं आए, मैं क्या अभी भी मैं सब डोमेन बनाने वाली जगह पे नहीं पहुंचा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, क्रिएट। अगर आप बोलेंगे ना, मैं बताऊँ क्यों बुलाना चाहता हूँ आपको, आप बोलेंगे ना तो आपको याद रहेगा मैं क्या बता के आ रहा हूँ। अगर आप खामोश रहेंगे फिर नहीं होगा, तो आप पार्टिसिपेट करेंगे मेरे साथ तो ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ, अच्छा, अब हम करेंगे क्रिएट न्यू डोमेन। देखें, अब इस जगह पर आके वो मुझसे पूछ रहा है, देखें लिखा क्या हुआ रहा है, my.example.com। सैंपल दिखा रहे हैं ना आपको, यानी बता रहे हैं ना कि भाई सब डोमेन बनने लगी है, डॉट आ गया ना बीच में। तो मैं आपको समझाने के लिए एक डोमेन बना लेता हूं, समझाने के लिए डेमो डॉट, इस वक्त आए कहाँ पे हुए हम, जिस डोमेन पे आया हूं मैं उस पे आ जाता हूँ। यहां पर आकर मैंने क्या लिख दिया, demo.4starin.com। ठीक है, डेमो क्या है, सब डोमेन है, और 4 स्टार इन क्या है, हमारी मेन वेबसाइट है। मेन डोमेन के अंदर हम एक सब डोमेन बना रहे हैं, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या लिखा है हमने, demo.4starin.com। समझ आ गई बात की। अच्छा, अब उसके बाद क्या कह रहा है वो, अगर मैं मिसाल के तौर पर अपनी सब डोमेन बनाने लगा हूं फॉर एग्जांपल पिज़्ज़ा ओवन के नाम से, तो मैं क्या लिखूंगा, pizzaoven.4starin.com। अभी मैंने क्या लिखा है, demo.4starin.com। अगर मैं अपनी सब डोमेन बनाना चाहता हूं नजीब्स के नाम से, तो मैं क्या लिखूंगा, najibs.4starin.com। बेसिकली 4 स्टार इन क्या है, मेरी वेबसाइट है, और डेमो क्या है, मेरी सब डोमेन है। सब डोमेन क्यों बना रहे हैं हम, वेबसाइट को अपलोड करने के लिए, क्यों भाई हमारे पास डोमेन नहीं है।
तो हमने कहा चलो इस पे प्रैक्टिस करके एक तजर्बा करके देख लेते हैं। समझ आ गई बात की? जो सबसे पहले ऑन किया वो कौन सा क्या ऑन किया है? जो सबसे पहले आपने ऑन किया जी, डोमेन पे क्लिक किया हमने। बस सबसे पहले हमने अपना अकाउंट खोला, ठीक है। ये अकाउंट कब खुलेगा? जब आपके पास होस्टिंग होगी। होस्टिंग कैसे लेंगे हम? कंपनी वालों से कहेंगे जनाब हमने होस्टिंग लेनी है, वो कहेंगे हाँ भाई 8,000 रुपये का पैकेज है, पेमेंट कर दें। हम जैसे ही पेमेंट करेंगे वो हमें एक यूजर नेम और एक पासवर्ड देंगे, उसको लॉगिन करेंगे तो हम इस जगह पर आ जाएंगे। ये जो ऑन किया आपने, जी जी, सी पैनल ऑन किया ना बेटा, यही बता रहा हूँ। होस्टिंग अकाउंट खोला है हमने, ठीक है। हमने अपना होस्टिंग का अकाउंट खोला। कैसे खोला? उन्होंने एक यूजर नेम दिया था हमें और पासवर्ड दिया था, उसके साथ खोला, ठीक है। ये यूजर नेम और पासवर्ड कहाँ आएगा? जब आप अपना अकाउंट बनाओगे तो आपके ईमेल के ऊपर आपको भेज देंगे वो कि भाई ये आपका यूजर नेम और ये आपका पासवर्ड है, ठीक है। अच्छा, सर जो हम वेबसाइट बनाते हैं वो अलग चीज है, और ये जो हम डोमेन और ये होस्टिंग का बताते हैं जी, आप जो वेबसाइट बनाते हैं वो तो डिजाइन है ना हमारी वेबसाइट जो का। आपने अब हमने उसको लाइव भी तो करना है ना। जो आपने जी, जो आपको मैंने दिया, आपने अपने घर में सबने वेबसाइट बना के रखी हुई है जी, लेकिन आपकी वेबसाइट को लोग तो नहीं देख सकते, आपके कंप्यूटर पे पड़ी हुई वेबसाइट को। उसको ऑनलाइन भी तो करना है। ऑनलाइन करने के लिए हमें होस्टिंग चाहिए और ऑनलाइन करने के लिए हमें डोमेन भी चाहिए, एक डोमेन नेम चाहिए। जैसे 4 स्टार इन एक डोमेन नेम है, ठीक है ना। ये डोमेन नेम पाए किया, उसने कहा भाई 3,000 रुपये का मैं आपको डोमेन नेम दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, पैसों की बात नहीं कर रहे इस वक्त, कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। कहता है भाई इतने की आपको डोमेन मिलेगी और इतनों की आपको होस्टिंग मिलेगी। हमें दोनों चीज़ें खरीदनी है। जब हमने दोनों चीज़ें खरीद ली तो हमारी वेबसाइट लाइव होगी। लेकिन वेबसाइट किस में लाइव होगी? होस्टिंग में लाइव होगी। तो नाम का क्या कॉन्सेप्ट है? 4 स्टार इन का क्या काम है? 4 स्टार इन आपकी वेबसाइट का नाम है, यानी ऑनलाइन कोई नाम भी तो होगा ना आपका, तो नाम भी तो खरीदना है। जैसे हमारी पाकिस्तान में लोग बिजनेस करते हैं तो क्या करते हैं? अपनी कंपनी का नाम रजिस्टर करवाते हैं ना। इसका फ़ायदा क्या होता है कि कोई दूसरा बंदा वो वाला नाम परचेज नहीं कर सकता। सेम इसी तरह जब आपने ऑनलाइन कोई नाम लेना है तो उसको भी आपने रजिस्टर करवाना है, उसको हम बोलते हैं डोमेन। वो आपका डोमेन नेम है, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं। अच्छा, आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? पब्लिक HTML लिखा हुआ जी, पब्लिक HTML। अब वो क्या कह रहा है? कहता है कि आप जब भी होस्टिंग यूज करेंगे तो वहां पर एक फोल्डर बना होगा पब्लिक HTML का। आपकी वेबसाइट कहां पर आएगी? पब्लिक HTML के अंदर आएगी, ठीक है। यानी मैं सी पैनल में आया हूं तो मेरी वेबसाइट ने कहां पर सेव होना है? पब्लिक। अभी मैं बताऊंगा पब्लिक HTML में कैसे जाना है, अभी हम पहुंच जाएंगे इसमें, फिक्र नहीं करें, ठीक है। अब वो ये कह रहा है, कहता है ये जो आप सब डोमेन बना रहे हैं इसको भी मैं कहां पे रखने वाला हूं? पब्लिक HTML के अंदर। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अभी मैं क्या कह रहा हूं? डोमेन क्रिएट कर रहा हूं। आप यूं समझो जैसे आप विंडो में फोल्डर बनाते हो ना, ये वो काम कर रहा हूं मैं। लेकिन ये वाला फोल्डर कहां बन रहा है? सी पैनल में बन रहा है। सब डोमेन बन रही है लेकिन सब डोमेन में डाटा जाना है ना, तो डाटा के लिए तो फोल्डर की जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एक फोल्डर भी बनेगा, ठीक है। तो कहता है कहाँ जाएगा ये? पब्लिक HTML में। किस नाम से जा रहा है? देखें, demo.4starin.com के नाम से जा रहा है। ओके, सबमिट। सबमिट एंड क्रिएट अनदर का क्या मतलब है कि मुझे एक से और ज़्यादा डोमेन्स बनानी है तो मैं दूसरे पे जाऊंगा, मुझे तो एक ही बनानी है, तो मैं क्या कर दूंगा? पहला काम हमारा कंप्लीट हो गया। कौन सा काम? सब डोमेन क्रिएट करने का। मतलब हमने सब डोमेन बना ली, बस इतना सा काम हम कर लिया। सब डोमेन क्रिएट हो गई। अब हमारा काम क्या अगला? भाई मुझे सब डोमेन चाहिए थी ना अपनी वेबसाइट को लाइव करने के लिए। सब डोमेन बना ली, वेबसाइट आपके कंप्यूटर पे सेव पड़ी हुई है ना, तैयार पड़ी हुई है। अब आप कह रहे हो भाई इसको मैंने लाइव करना है। अब उसने अपलोड कहाँ पर होना है? इस सब डोमेन के अंदर होना है। अब जरा देखते हैं अगला स्टेप क्या है। पहला स्टेप क्या था? सब डोमेन बनाओ। सब डोमेन बना दी। अगला स्टेप क्या है? वेबसाइट को इसके अंदर लाइव करो। इसका मतलब क्या हुआ कि अब मुझे इस सब डोमेन के फोल्डर में जाना है। ऐसे ही है, यानी बेसिकली ये फोल्डर कहाँ पड़ा हुआ था? अभी मैंने आपको बताया, अभी मुझे पब्लिक HTML के फोल्डर में जाना है, मगर अपने कंप्यूटर के पब्लिक HTML में नहीं जाना, सी पैनल के पब्लिक HTML में जाना है। इसके लिए अब मुझे जाना है फाइल मैनेजर में। पहले मैं कहाँ आया था? डोमेन में। वहां आकर मैंने सब डोमेन बनाई। अब मुझे फाइलों को अपनी वेबसाइट को अपलोड करने के लिए मुझे जाना है पब्लिक HTML में। कैसे जाऊंगा? फाइल मैनेजर से जाऊंगा। फाइल मैनेजर में जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके वापस मेन सी पैनल पे जाना पड़ेगा। तो मैं क्या कहाँ जाता हूँ? अब ये एक और चीज़ याद रखें, इसको आपने समझना है। ये आप अपने घर जाकर तो कोई भी प्रैक्टिस नहीं कर सकेगा। ये तो होस्टिंग ही है। जो होस्टिंग खरीदेगा वही प्रैक्टिस कर सकेगा ना, दूसरा बंदा तो प्रैक्टिस नहीं कर सकता।
इसमें किधर होस्टिंग खरीदना पड़ेगा? हमें होस्टिंग हाँ जी खरीदना पड़ेगा? हाँ जी, आपको होस्टिंग लेनी पड़ेगी। कहाँ से लेनी पड़ेगी ये बाद में बात करेंगे। मैंने इतनी दफ़ा तो बात की है यार इस क्लास में कि 6 दफ़ा बता चुका हूँ। अब बाद में करेंगे ना, फिर ये होगा नहीं, जो हम पढ़ रहे हैं ये भी रह जाएगा आज के लेक्चर में, ठीक है। कहाँ से खरीदना है ये बता दूंगा आपको, अलग से बता दूंगा बाद में दोबारा जी। अब कहाँ जाएंगे? सी पैनल पे क्लिक करें। सी पैनल पे आ गए, ठीक है। अच्छा अब हमें कहाँ जाना है? फाइल मैनेजर। अब आपने खुद ढूंढ लेना भाई फाइल मैनेजर कहाँ पे है, कोई मसला नहीं है ऐसा। आ गया? ये हम किस जगह पर हैं? ये मैं इस वक्त कोई काम अपने कंप्यूटर से नहीं कर रहा। मैं कहाँ पे काम कर रहा हूँ? एक होस्टिंग के सी पैनल में काम कर रहा हूँ, वो होस्टिंग जो मैंने परचेज की हुई है। आगे इसमें फिर उसने क्या कहा था, कहाँ जाओ? पब्लिक HTML में। जरा देखे मिल गया। अच्छा पब्लिक HTML में अभी हम बनाकर आए हैं। क्या बनाकर आए हैं? एक सब डोमेन बनाकर आए हैं। चेक करें आ गई है जी, एक सब डोमेन आ रही है, demo.force आ रही है। इसे खोलें, कुछ नहीं है इसमें। ये 3 चीजें जो नजर आ रही हैं, ये तीनों चीजें सिस्टम, एक सिस्टम फाइल है, 2 सिस्टम फोल्डर है। हमें इनसे फिलहाल कुछ लेना देना नहीं है। अब हमें क्या करना है? अपनी वेबसाइट को यहां पर लेके आना है। ऐसे ही है ना, हमें अपनी वेबसाइट को यहां पे लेके आना है। मैं क्या करूं? अपलोड का बटन प्रेस करते हैं। जी अब मैं क्या करने जा रहा हूं, कौन बताएगा? हम क्या करने जा रहे हैं? हम अपनी वेबसाइट को अपनी होस्टिंग में लाने लगे। मैंने आपको वेबसाइट कैसे भेजी थी? कंप्रेस करके। यहां पर भी हमने वेबसाइट को कंप्रेस करके लाना। आप उसे कब कंप्रेस करोगे? जब आपको लगेगा भाई मैंने अपनी वेबसाइट पूरी तैयार कर लिया, अब मुझे इसको लाइव करना है। आखिरी स्टेप में आपने क्या करना है? अपनी वेबसाइट को कंप्रेस कर देना है, ठीक है। तो यहां जाएंगे अब हम कहां? सेलेक्ट फाइल्स जी। मैं सपोज कर रहा हूं कि मैंने वेबसाइट कंप्रेस की हुई है, ठीक है, और मैं उसी को लाने लगा हूं यहां पे। तो मैं यहां पर आता हूं ई में, यहां से आता हूं मैं सोफा वॉशिंग में। फॉर एग्जांपल ये मेरी वेबसाइट है, कंप्रेस हुई है ना, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूं। अपलोड होना शुरू हो गई। ये ब्लू कलर में नजर आ रही है। ये 3 कलर में आपको नजर आ सकती है अपलोडिंग के दौरान, ब्लू, रेड और ग्रीन। ब्लू का मतलब है कि अभी अपलोड हो रही है, रेड का मतलब है कि अपलोड नहीं हो सकती। हो सकता है इन्फेक्शन, हो सकता है स्पेस इशू। मिसाल के तौर पर आपकी जो वेबसाइट है, ये वाली वेबसाइट जो मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ, ये 80 MB की हो और मेरे पास जो बची हुई होस्टिंग में स्पेस हो वो 20 MB हो, फिर भी नहीं होगी, ठीक है। मतलब रेड कलर आएगा, वो कहेगा मैं इसको अपलोड नहीं कर पा रहा। और ग्रीन कलर का मतलब होगा कि परफेक्टली अपलोड हो गई है, ठीक है। अच्छा अब ये वाला एक स्टेप कर रहे हैं, लेकिन ये स्टेप जब कंप्लीट होगा तो मेरे पास क्या अपलोड होगा? एक जिप फाइल। ऐसे ही है ना, अपलोड जिप फाइल होगी, पूरी वेबसाइट तो अभी नहीं आ रही होगी। जैसे आपके कंप्यूटर में जब पहली दफा गई थी तो जिप फाइल गई थी, आपके पास पूरी वेबसाइट नहीं आई थी। फिर आपने क्या किया था? उसको अनजिप किया था। फिर मैंने आप लोगों से कहा था कि भाई जिसके पास अनजिप करने का सॉफ्टवेयर नहीं है तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो। मैंने कहा था भाई WinRAR होता है, WinZip होता है, 7zip होता है, कोई सा भी कर लो। और मैंने कहा था ऑनलाइन फ्री करना हो तो 7zip कर लेना। यही कहा था ना मैंने आपको कि भाई 7zip का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लो, ठीक है। लेकिन इस वक्त हम कहाँ पे हैं? सी पैनल में। यहाँ पर हमें कुछ इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर सारी चीज़ें मौजूद हैं। इसके अंदर अपना एक्सट्रैक्टर और जिपर मौजूद है, इसके लिए हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये जैसे ही अपलोड कंप्लीट होगा मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और इसको एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। समझ आ गई बात की? हो गई जी। अब यहाँ से हम जाते हैं, ये नीचे मेन्यू आ रहा है, गो बैक, इस पे जाते हैं, चेक करते हैं जी अब क्या होगा। इस वक्त हम मौजूद हैं डेमो के अंदर और ये फाइल भी हमारे पास आ चुकी है। अब अगला स्टेप क्या है जी? इस पे राइट क्लिक करो और क्या कर दो? एक्सट्रैक्ट। बेसिकली एक्सट्रैक्ट से क्या होगा? वही होगा जो आप लोगों ने किया था तो हुआ था, एक फोल्डर बन जाएगा। ओके आ रहा है? एक्सट्रैक्ट फाइल्स डन, एक्सट्रैक्शन कंप्लीट। अच्छा अभी नजर नहीं आएगी आपको, तो आप क्या करो, एक दफा इसको रिफ्रेश कर लो। ये रिफ्रेश का बटन जो बना हुआ है इधर से,
जैसे भी आप कर सकते हो, विंडो आप इंटरनेट को जैसे रिफ्रेश करते हो, जो भी तरीका यूज़ करते हो। क्या हुआ, पब्लिक HTML का एक फोल्डर उड़ा गया, यहाँ गड़बड़ हो गई। अब तो पब्लिक HTML का फोल्डर नहीं चाहिए, कि चाहिए? नहीं चाहिए, इसलिए कि इस जगह पर आपकी वेबसाइट खुलनी चाहिए सारी। इसका मतलब क्या हुआ कि demo.4starin.com एंटर, वेबसाइट आ जाए। यही चाहते हैं ना हम, ये तो नहीं चाहते हम कि लिखें demo.4starin.com/public-html, ये तो नहीं लिखेंगे हम। इसका मतलब क्या हुआ कि क्योंकि हमने इसको कंप्रेस किया था तो हमारी वेबसाइट एक लेवल आगे चली गई है, तो क्या करूँ, एक लेवल पीछे ले आऊँ। सिंपल, ये कोई मुश्किल काम तो नहीं है। जैसे विंडो में अक्सर करते हो कि कोई चीज़ सब फोल्डर के अंदर पड़ी हो, क्या करोगे? यार आप मोबाइल रख दो थोड़ी देर के, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, चाहे आप ना हो रहे हो, मैं बहुत ज़्यादा होता हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको पीछे लेकर आना है, इस तरह पीछे। क्या करूँगा जी, मैं इसे खोल लेता हूँ। इसको अगर आप लोगों ने ज़ुबानी अज़बर करना हो कि भाई हमारे पास तो होस्टिंग नहीं है, तो इस वीडियो को आप रिपीटेडली देखेंगे तो आपको ये सारा तरीका पता याद रहेगा, ताकि जब कभी आप होस्टिंग बाय करें तो आप मेरी वीडियो की मदद से समझ लेंगे कि अपने कैसे मैनेज करना है सब कुछ, ठीक है। आगे फाइलें सारी, अब बेसिकली मुझे ये चीज़ चाहिए थी, लेकिन ये चीज़ तो एक फोल्डर में पड़ी हुई है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक लेवल बढ़ चुका हुआ ना। तो मैं क्या करता हूँ, इन सबको सिलेक्ट करता हूँ, पीछे मूव कर देता हूँ, एक स्टेप पीछे मूव कर देता हूँ। ये क्या लिखा है, देखें सब कुछ सिलेक्ट हो गया। अच्छा, करना क्या है, इस बार कॉपी तो नहीं करना, क्योंकि ये तो कॉपी करूंगा तो स्पेस बढ़ जाएगी ना, मुझे तो मूव करना चाहिए जी। ये क्या लिखा है, अच्छा, अब वो कह रहा है आपको, कहता भाई मैं इसको मूव करने लगा हूं। कहाँ मूव करना चाह रहे थे हम लोग, कहाँ मूव करना है जी? अभी एक लेवल आगे है, अभी अगले पब्लिक HTML का नाम आ रहा है, इसको मिटा दें, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है ये। देखें कोई मुश्किल काम कर रहा हूं मैं, क्या किया मैंने, सिर्फ उस फोल्डर का नाम खत्म कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, क्या वो कहां चली जाएंगी फाइलें, एक स्टेप पीछे आ जाएंगी। ये स्टेप आपको अक्सर करना पड़ेगा क्योंकि हम जिप करके ला रहे हैं डाटा, ठीक है। डन, वेबसाइट लाइव हो चुकी है। मैं क्या, वेबसाइट लाइव हो चुकी है। अब अगर मैं लिखूंगा ना demo.4starin तो वेबसाइट खुलेगी, ठीक है। खुल गई। अब ये वेबसाइट ऑनलाइन है, समझ आ गई बात की। ये मैंने क्या सिखाया आपको, वेबसाइट को लाइव कैसे करते हैं, ठीक है। एक वेबसाइट को, और मैंने क्या किया, लाइव कहाँ पे किया, सब डोमेन में। तो इसका मतलब है पहले हमने क्या सीखा था, सब डोमेन बनाना सीखा था। पहले हमने सीखा सब डोमेन बनानी कैसे है, लाइव कर ली। असल में कर क्यों रहे हैं लाइव, भाई किसी क्लाइंट की वेबसाइट है, लाइव तो करनी है। हमारे पास डोमेन नहीं थी, अगर आपके पास डोमेन होगी तो फर्क क्या है। अभी हम डेमो में लेकर आए हैं ना सब कुछ, फिर हमने कहाँ लेकर जाना था सब कुछ, पब्लिक HTML के मेन के ऊपर ही साइट लाइव कर देनी थी बस, फिर 4 स्टार इन में वेबसाइट लाइव होनी थी, क्लियर। अच्छा, अब असल में हम यहाँ क्यों आए थे, हमारा एक टॉपिक था सर्च कंसोल। हमने कहा था हमने अपनी वेबसाइट को अप्रूव कराना है। अब हम इस वेबसाइट को अप्रूव कराते हैं, कहाँ अप्रूव कराना है, सर्च कंसोल पे अप्रूव कराना है, ठीक है। अच्छा, अब जरा देखते हैं कैसे अप्रूव कराना है। गुड, ये मैं नेट खोल लेता हूँ। मैं ये वाला नेट इसलिए खोल रहा हूँ कि वहाँ जो मेरे जितने भी अकाउंट्स हैं ना, सब में सर्च कंसोल में बहुत सारी वेबसाइट्स पहले से ही पड़ी हुई हैं। तो ये आप जब करोगे तो ऐसा करोगे ताकि आपको जैसा आपको नज़र आए, मैं वैसा दिखाने के लिए एक नया Gmail लेकर आया, ठीक है। यहाँ पर आगे क्या लिखें, सर्च कंसोल, उसका शॉर्टकट है फिल्मोरा में स्पेस बार, पास का। तो जैसे ही स्पेस देते हैं ना वो पास हो जाता है, जब स्पेस छोड़ते हैं तो फिर चल पड़ती है जी। गूगल सर्च कंसोल में आ गए, सर्च कंसोल के मतलब कुछ बताया पहले मैंने। गूगल सर्च कंसोल क्या है हमारे पास, बेसिकली गूगल सर्च कंसोल हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जो हमारी वेबसाइट के एनालिसिस करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब अगर हम चाहते हैं हमारी वेबसाइट के एनालिसिस हो, तो क्या वेबसाइट अगर लाइव ही नहीं होगी तो एनालिसिस हो सकेंगे, कभी भी नहीं हो सकेंगे। इसीलिए हमने पहले वेबसाइट को लाइव किया, ठीक है। अब ये कैसे एनालिसिस होंगे, जब मैं इसे खोलूंगा तो आपको दिखाऊंगा। स्टार्ट,
ये ऑलरेडी भी पड़ी हुई है, हाँ पड़ी है ना। एक काम करें, इसको पहले मैं ख़त्म कर देता हूँ, आपको ख़त्म करना भी आ जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है? सेटिंग्स। ये क्या लिखा हुआ है? रिमूव प्रॉपर्टी। सर्च कंसोल के अंदर जो वेबसाइट्स आती हैं, एक से ज़्यादा वेबसाइट्स आ सकती हैं, सो हर वेबसाइट को हम बोलेंगे प्रॉपर्टी। हर वेबसाइट को क्या नाम देते हैं? प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। रिमूव। चलो जी, रिमूव हो गई है, खत्म हो गई। इस तरह से सीन आपके पास आएगी। अगर आपने कोई भी चीज़ ऐड नहीं की होगी तो ये सीन आपको नज़र आएगा। दो विंडोज नज़र आ रही हैं आपको, एक पे डोमेन लिखा हुआ है और एक पे URL लिखा हुआ है। डोमेन का क्या मतलब है? एक, इसका मतलब क्या होगा? एक डोमेन लेवल है, ठीक है, और एक URL लेवल है। डोमेन लेवल का क्या मतलब है? मेरे पास एक डोमेन है, उसमें मेरे पास ऑप्शन है 5 सब डोमेन्स लगाने की। तो वो कहता है कि भाई आप इस तरह करो, अपनी 4 स्टार इन की जो वेबसाइट है, मेन वेबसाइट, उसको अप्रूव करा लो एक दफ़ा, तो उसके अंदर जितनी भी वेबसाइट्स होंगी ऑटो अप्रूव हो जाएंगे, एक एक को अप्रूव कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन ये वाला मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्सिटी इसमें क्या है? इसमें कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि ये आप नहीं कर सकते खुद से, यानी हम यहाँ बैठ के नहीं कर सकते। इसके लिए हमें सारा काम होस्टिंग कंपनी से करवाना पड़ेगा, और ये वाली जब अप्रूवल हो रही होगी तो 48 आवर्स के लिए आपकी वेबसाइट डाउन भी होगी। वेबसाइट डाउन होने का क्या मतलब होता है? बेसिकली इस तरह करने, ये पॉसिबल उस वक्त होगा इसमें IPs चेंज होने हैं आपके, ठीक है। जब आपकी वेबसाइट के IP चेंज होने हैं तो वेबसाइट डाउन हो जाएगी आपकी। सो इसलिए हम इस मेथड को कंसीडर ही नहीं करते, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में भी नहीं है। हम उस मेथड को कंसीडर करते हैं जो हमारे एक्सेस में है, और वो कौन सा मेथड है? URL वाला मेथड। इसमें कोई IP चेंज नहीं होंगे, ना ही वेबसाइट को कोई प्रॉब्लम होगा, ना ही वेबसाइट थोड़ी देर के लिए भी डाउन होगी, सब कुछ लाइव रहेगा हमारा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है? वेबसाइट का नाम लिखना है। अभी हमने वेबसाइट वहाँ खोली हुई है, मैं इसी वेबसाइट को ले आऊँ, चलो जी लिख दिया, यहाँ लाके पेस्ट कर देते हैं, आ गया नाम वही वाला, कॉपी पेस्ट कर लिया। अब हम क्या करना चाह रहे हैं आगे? वेबसाइट को अप्रूव कराना है ना हमने बेसिकली। आपको पता है मैं यहाँ क्यों आया हूँ? गूगल सर्च कंसोल में हम आए क्यों हैं? कौन बताएगा? असल में हम गूगल के पास अपनी वेबसाइट सबमिट कर रहे हैं कि भाई ये लो आपके हवाले है, अब आपने हमें इसके एनालिसिस करके देने हैं। गूगल को सबमिट कर रहे हैं वेबसाइट, ठीक है। अब मैं करूँगा इसे कंटिन्यू। हाँ जी, उसने पहले अप्रूव कर दिया। वो बेसिकली पहले पड़ी हुई थी ना इसी अकाउंट में। अब एक काम करते हैं, इधर आ जाते हैं फिर। हाँ, मगर दूसरा सर्च कंसोल उसी पहले पिछली क्लास में भी उसी जीमेल से करवाया था ना, क्योंकि वो एक दफ़ा अप्रूव कराया हुआ है, तो इसलिए उसने पहले ही अप्रूव कर दिया। मेथड सारा उसके पास ऑलरेडी आ चुका हुआ था। इसमें आएंगे स्टार्ट, आपको ये भी पता लग जाएगा अगर कहीं पर पहले से वेबसाइट पड़ी हो तो कैसे स्टार्ट करना है आपने। देखिए इसमें वही वेबसाइट जिनको मैं अक्सर जिक्र करता हूँ आपसे, सारी आ रही हैं। ऊपर लिखा हुआ 2 आ रही हैं, नीचे नॉट वेरीफाइड में काफ़ी सारी आ रही हैं। हाँ, मतलब ये इनकी वेरिफिकेशन मैंने ख़त्म कर दी होगी बाद में। नीचे आए बॉटम पे, इसके नीचे ना ऐड प्रॉपर्टी है जो नज़र नहीं आ रहा, तो इसका काम करते हैं, इसको जूम छोटा कर लेते हैं, फिर आ जाएगा नज़र। आ गया नज़र? ये वाला काम एक एक्स्ट्रा करना पड़ा है हमें उसमें, जिसमें पहले से वेबसाइट्स पड़ी हुई थी, क्योंकि उसने पहले वेबसाइट दिखानी थी ना आपको। और ये वेबसाइट्स क्या कहलाती हैं यहाँ पर? प्रॉपर्टीज। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आकर इसको अप्रूव करवाता हूँ। अब ये आ गया हमारे पास, देखिए क्या लिखा हुआ है, वेरीफाई ऑनरशिप। कहता है आप साबित करें कि भाई ये वेबसाइट आपकी है। ये साबित करने का उसके पास क्या मेथड है? उसके पास ये मेथड है, वो आपको एक कोड देगा और वो जाकर कहेगा यहाँ तो इसे अपनी होस्टिंग में पेस्ट कर दो, यहाँ इसे अपनी इंडेक्स की HTML फाइल में पेस्ट कर दो। 2 मेथड है। पहला मेथड कौन सा है? होस्टिंग में पेस्ट करने वाला। ये एक फाइल आ गई है, ये एक फाइल आ गई है मेरे पास, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, सिंपल
इसको मैं डाउनलोड करूंगा पहले अपने कंप्यूटर पे और उसके बाद इसे अपलोड कर दूंगा अपनी वेबसाइट पे। कहां पर? जहां पर मैंने अपनी वेबसाइट अपलोड की अभी। इस पर क्लिक करते हैं जी। क्या हुआ? डाउनलोड हो रही है। एक मेथड ये अपलोड करने के बाद मैं क्या करूंगा? वेरीफाई का बटन प्रेस करूंगा। अगर तो ग्रीन कलर आ जाएगा जैसा अभी आपको पहले नजर आया था, तो इसका मतलब होगा कि मेरी वेबसाइट गूगल के पास सबमिट हो गई है। ठीक, समझ आ गई बात की? दूसरा तरीका क्या है? ये क्या लिखा हुआ है? दूसरा मेथड है ये वाला, अपलोड वाला। उसमें क्या कहता है? क्या कहता है? HTML टैग। इस पर क्लिक करें। क्या कह रहा है? कहता है भाई ये एक मेटा टैग आपको दे रहा हूं, आपको मैं एक मेटा टैग दे रहा हूं, इसको जाकर आपने अपनी HTML की हेड फाइल के अंदर पेस्ट कर देना। सिंपल। इंडेक्स फाइल की, इंडेक्स फाइल है ना आपकी मेन वेबसाइट, तो कहते हैं इसे कॉपी करेंगे यहां से और वहां जाकर पेस्ट कर देना। ठीक हो गया? एक तरीका काफी है हमारे लिए। आपने दोनों में से कोई एक तरीका यूज करना है। अब आप देखें वेरीफाई के बटन दोनों में है। बस ये कंफ्यूजन नहीं करना आपने कि फाइल अपलोड करें और वेरीफाई कोड वाला कर लें, या कोड लगाएं और वेरीफाई फाइल वाला कर लें। अगर आपने फाइल अपलोड की है तो ऊपर से वेरीफाई करें, अगर आपने कोड लिखा है तो नीचे से। यानी जिधर जो मेथड यूज कर रहे हैं वेरीफाई का बटन भी उसी का इस्तेमाल करना है, अदरवाइज वो वेरीफाई नहीं होगा अगर आप ये मिस्टेक करेंगे। ओके, अब आ जाते हैं वापस। कहाँ वापस आना था जी हमें? यहाँ पे होस्टिंग में अप वन लेवल वेबसाइट इधर पड़ी है ना, ये यहाँ पे लगानी है हमने वो फाइल। क्या करें? अपलोड। आपने डाउनलोड किया, कोई भी चीज़ डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड में आएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम डाउनलोड पे जाके देखते हैं फाइल आई हुई है, आ गई। ये इस फाइल का नाम होता है इस तरह का। इसका नाम आप पहचान लें जी, गूगल, उसके आगे कोड ही लिखा हुआ है सिर्फ, और ये नाम भी इसका फिक्स है। फॉर एग्जांपल मैं इसकी एक कॉपी और डाउनलोड करूं, कभी आपने किया ना नेट से डाउनलोड, जब एक डाउनलोड करते हैं और उसके बाद एक और डाउनलोड करो तो क्या होता है? उसका नाम चेंज होता है कि नहीं होता? उसके आगे 0 लिखा हुआ आ जाएगा। फिर एक और डाउनलोड करते हो तो क्या लिखा होता है? 1। फिर एक और डाउनलोड करते हो तो क्या लिखा होता है? यानी इसकी कॉपीज बनना शुरू हो जाती है ना। तो हमें कॉपी अपलोड नहीं करनी, ओरिजिनल अपलोड करनी है। कॉपी अपलोड करने का मतलब है कि आपने असल चीज अपलोड नहीं की। ये कब होगी कॉपी अपलोड? फॉर एग्जांपल मैं जैसे भी आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ या मैं करता हूँ बहुत सारा काम, तो मैं जिसकी बनाता जा रहा हूँ सबकी मेरी डाउनलोड्स भी आ रही है ना, तो नाम तो सेम है उसका, तो वो कॉपियाँ बनानी शुरू कर देगा। इसलिए आप एक दफ़ा अपलोड करने के बाद इसको यहाँ से मूव कर दें या डिलीट कर दें, ताकि जब दोबारा अपलोड हो तो कॉपी ना हो बल्कि ओरिजिनल हो। चलो इसको हम ले लेते हैं। इतना सा काम हो गया जी अपलोड। इधर से रिटर्न करके इस पे आए और इधर से वापस जाएं इस पे। और कौन सा मेथड किया था? ये वाला था, ये वाला था। इस बटन को दबा दें। अब हमारी वेबसाइट गूगल के पास सबमिट हो गई है। अब अभी तो हमने सबमिट किया, अभी गूगल एनालिसिस तो नहीं कर पाएगा ना। मतलब आप मेरे क्लास में पहले दिन आए तो मैं तो एनालिसिस नहीं कर पाऊंगा, मुझे भी कुछ टाइम चाहिए होगा पता लगाने के लिए कौन सा स्टूडेंट रेगुलर है, क्या इशू है। ठीक है, इसी तरह अब ये सबमिट हो गई है, 7 दिनों के बाद मैं भी थोड़े बहुत एनालिसिस नजर आ जाए, महीने के बाद कुछ बेहतर हो जाए, 2 महीने के बाद काफ़ी बेहतर हो जाए, 3 महीनों के बाद बहुत अच्छे एनालिसिस हैं। सो अब हम एक काम करते हैं, ये हमने काम कंप्लीट कर दिया, यानी ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया कि हम गूगल सर्च कंसोल में वेबसाइट कैसे सबमिट करते हैं। ठीक है, रिमूव भी करनी मैंने सिखा दी। अब मिसाल के तौर पर मैं हूँ SEO का बंदा। ठीक है, अब ये जो एनालिसिस है आपको अंदाजा तो हो रहा होगा, ये एनालिसिस सिर्फ SEO वाले के लिए तो नहीं है ना। ये एनालिसिस जितने मुझे चाहिए मेरे से ज़्यादा तो एक डेवलपर को चाहिए। ठीक है, ये क्या क्या इसमें हम पता लगा सकते हैं वो देखते हैं ज़रा। इधर आए ज़रा, हम एक काम करते हैं, इस पे चले जाते हैं, प्रोफेशनल किचन पे आ जाते हैं। ये पुराने हैं ना। अब मैं आपको बताने लगा हूं कि सर्च कंसोल में कैसे एनालिसिस होते हैं। पहले हमने क्या किया, सर्च कंसोल में वेबसाइट लेकर आए। अब हम कह रहे हैं सर्च कंसोल में कैसे एनालिसिस होते हैं। ठीक है, ये एक पुरानी वेबसाइट इसमें पड़ी हुई है, इसका मतलब इसके एनालिसिस तो आ ही रहे होंगे।
ये क्या लिखा हुआ है दूसरे नंबर पे? परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस। मैं देखना चाह रहा हूँ इस वेबसाइट की परफॉर्मेंस क्या है, ये बता रहा है मुझे गूगल सर्च कंसोल। नंबर 1 क्या लिखा हुआ है जी? कहता भाई इस वेबसाइट पे क्लिक्स कितने हुए? 80। इंप्रेशंस कितने लगे? 591। एवरेज क्लिक थ्रू रेट क्या है? 13 पॉइंट। क्लिक थ्रू रेट का क्या मतलब होता है? क्लिक थ्रू रेट का मतलब है कितने क्लिक्स हुए इंप्रेशंस के बाद। इंप्रेशंस क्या होते हैं कि कोई भी बंदा कुछ लिख के ढूंढे और हमारी वेबसाइट नजर आ जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक इंप्रेशन। एक बंदा लिखता है बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, जो जैसे ही लिखे तो गूगल में पीक सॉल्यूशन आ जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ? पीक सॉल्यूशन का एक इंप्रेशन लग गया। अब अगर यूजर उस पर क्लिक करेगा तो इसका मतलब है ये क्लिक है। अब मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि बहुत सारे यूजर्स हैं, कोई 50 यूजर्स हैं, वो लिखते हैं बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, तो कॉलेज का नाम आ जाता है। उनमें से 4 लोग जो हैं वो क्लिक कर देते हैं, तो इससे हम क्लिक थ्रू रेट कैलकुलेट करते हैं। क्लिक थ्रू रेट कैसे कैलकुलेट होता है? बिल्कुल क्या करेंगे हम जी? सिंपल क्लिक्स डिवाइडेड बाई इंप्रेशंस। वो जैसे अपने नंबर निकालते हो, ठीक है ना, परसेंटेज जैसे निकालते हो, तो ये बताने लगा हुआ कि इसकी ये परसेंटेज है। इट्स फाइन, नॉट बैड, ठीक है। एवरेज पोजीशन का क्या मतलब है? एवरेज पोजीशन का मतलब ये है कि मुख्तलिफ कीवर्ड्स के ऊपर आपकी वेबसाइट जब देखी जा रही है तो गूगल के ऊपर इसकी एवरेज पोजीशन आ रही है 24वीं। 24वीं का मतलब क्या होगा? एक पेज पे 10 आती हैं, 2 पे 20 आती हैं, तो इसका मतलब है कि एवरेज दूसरे पेज पर है या दूसरे पेज तीसरे पेज के टॉप पर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब पर है। आप देखते हैं कि यही एक कीवर्ड के ऊपर पहले नंबर पर भी है, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट पर पहले नंबर पर आ रही है। तो ये बता रहा है कि वो जितनी भी क्यूरीज हो रही है उनके अगेंस्ट कैसा रिजल्ट है इसका। अच्छा, अब नीचे आए हो, ये देखें, पता लग रहा है अब आपको क्या कहता है? कहता है 132 इंप्रेशंस लगे हैं और 32 क्लिक्स हुए। दूसरे में क्या कह रहा है? 3 इंप्रेशंस लगे हैं और 3। बहुत ही प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट्स के ऊपर तो बहुत 100% क्लिक थ्रू रेट है इसका, कि 3 इंप्रेशंस लगे। एस का फर्क है। हाँ, उसमें ऐसे, इसका मतलब क्या है? लोग ज्यादातर इक्विपमेंट्स लिखते हैं, ठीक है ना, तो लेकिन इंप्रेशन इसमें कम ज्यादा लगे हुए हैं। उसकी वजह यह है कि इक्विपमेंट लिखते हैं, इक्विपमेंट्स नहीं लिखते। वो बेसिकली गूगल ने जो बनाया हुआ है ना, वो इक्विपमेंट को कीवर्ड बनाया हुआ है, ठीक है, इक्विपमेंट्स को नहीं बनाया हुआ। लेकिन यूजर्स जो हैं, वो जिन यूजर ने इक्विपमेंट्स लिखा है उसके आगे है, तो उस पर क्लिक तो उन्होंने करना ही था, ठीक है। तो ये कितने सारे कीवर्ड्स आ रहे हैं। ये जो एनालिसिस आपको नजर आने लगे हुए हैं ना, ये सर्च कंसोल करके दे रहा है आपको। ये इससे कितना फायदा हो रहा है हमें पता लग रहा है ना कि भाई कौन से कीवर्ड्स पे हमारा काम होने लगा हुआ है। तो ये फायदा है आपका सर्च कंसोल में आने का। अच्छा, नंबर 2, और भी बहुत सारी चीजें आ रही हैं। अब ये साइट मैप क्या होता है, ये अगले लेसन में देखेंगे हम आगे। पेज एक्सपीरियंस कैसा है, ये भी यहाँ पे बताएगा। अगर बुरा पेज एक्सपीरियंस होगा तो सामने नजर आ रहा होगा। आगे क्या लिखा हुआ है जी? कोर वेब वाइटल्स। कोर वेब वाइटल्स भी हमारे स्टैंडर्ड्स हैं कि इसका मोबाइल एक्सपीरियंस कैसा है, ठीक है। कोर वेब वाइटल्स बेसिकली क्या है? ये 3 स्टैंडर्ड्स होते हैं आपकी वेबसाइट के, जो हम टेक्निकल एसईओ में जाके पढ़ेंगे कि ये 3 स्टैंडर्ड्स बताते हैं कि आपकी वेबसाइट फास्टर है कि स्लोअर है, और क्या ये मोबाइल पे नजर आ रही है कि मोबाइल पे नजर नहीं आ रही। कोर वेब वाइटल हमारा एक अलग से टॉपिक होगा। अच्छा, उसके बाद ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? मोबाइल यूजेबिलिटी, मोबाइल के ऊपर है कि नहीं है। याद रखें कि लेटेस्ट गूगल एल्गोरिथम ये कहता है कि आपकी वेबसाइट मोबाइल फर्स्ट इंडेक्स होनी चाहिए। मोबाइल फर्स्ट इंडेक्स से क्या मतलब है कि डेस्कटॉप पे तो बात की बात है, अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं है तो मोबाइल उसे इंडेक्स नहीं कर रहा, तो डेस्कटॉप भी इसको इंडेक्स नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है? सिक्योरिटी। अगर इसमें कोई सिक्योरिटी इश्यूज हैं, तो फिर ये बताएगा आपको कि भाई इसमें कोई सिक्योरिटी इश्यूज है। सिक्योरिटी इश्यूज का मतलब वायरसेस, वो भी बताएगा यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये सिक्योरिटी इश्यूज भी हैं, नो सिक्योरिटी इश्यूज। उसके बाद क्या कहता है जी? लिंक्स। अगर आपने इसकी लिंक बिल्डिंग की होगी तो वो भी दिखा रहा होगा यहाँ पे। और आखिर में एक चीज और सिर्फ देख लेते हैं और खत्म करते हैं लेक्चर को। ये क्या लिखा हुआ है जी? सेटिंग्स। इस पे कोशिश किया करें 4 बजे पहुंच जाया करें, क्योंकि उसके बाद 1-2 क्लासेस और भी होनी होती हैं जी। अब मैं काम करने जा रहा हूँ। क्या मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तो एज ए एसईओ एक्सपर्ट इसका सर्च कंसोल बना दिया, लेकिन इसमें इतने सारे इश्यूज आने लगे हुए हैं जो कि डेवलपर से रिलेटेड है। तो बजाय इसके कि मैं उसको बताऊँ, मैं उसको सर्च कंसोल में शामिल कर लेता हूँ
और मैं उसे कहता हूँ कि भाई सर्च कंसोल में आकर इसके इश्यूज देखें और इनको रिजॉल्व कर दें। ये तो हो गया डेवलपर के लिए। अब जो वेबसाइट का ऑनर है वो भी मुझसे कहता है कि भाई क्या हो रहा है, मुझे भी कुछ बताएं। अब आपने देखा ना कीवर्ड से पता लग रहा है ना एनालिसिस का, तो हमने क्या किया, उसको भी दिखाना चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भाई तुम भी ये सर्च कंसोल यूज कर लो और देख लो कि तुम्हारी वेबसाइट कैसे रिस्पॉन्स करने लगी। इसका मतलब क्या हुआ, परमिशन देनी पड़ेगी मुझे दूसरे लोगों को। कैसे परमिशन देनी है जी, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, यूजर एंड परमिशन। इधर जाएं, यहाँ जाकर आपने क्या करना है, सिर्फ ऐड यूजर और यहाँ पर उस बंदे का ईमेल दे दो जिस बंदे को आप परमिशन देना चाह रहे हो। बिल्कुल ये चीज़ें आपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल में भी देखी थी, यही चीज़ें आपने यूट्यूब में भी देखी थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आकर मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, मैं जिसको परमिशन देना चाहता हूँ उसका ये ईमेल एड्रेस है najib@ceo@. अब मैं एक से ज़्यादा को देना चाहूँगा तो वो भी दे सकता हूँ। मैं चाहूँ मेरी सारी क्लास को मैं कहता हूँ भाई देख ले जाकर घर में, मैं सबके ईमेल एड्रेस ऐड कर दूंगा, तो आप घर में जाकर इस चीज़ को देख सकते हो, ठीक है। अब ये देखेगा कैसे कोई, मैं नजीब एंड सन्स को कर रहा हूँ, वो अपना जीमेल खोलेगा, सर्च कंसोल पे जाएगा, जैसे ही सर्च कंसोल पे जाएगा तो वो देखेगा कि उसमें ये वाली वेबसाइट उसको मिल रही होगी। कोई एक्स्ट्रा स्टेप करने की ज़रूरत उसको नहीं पड़ेगी, सिर्फ उसने सर्च कंसोल में ही जाना है। समझ आ गई बात की? नीचे क्या लिखा हुआ है, परमिशंस, ऑनर फुल रिस्ट्रिक्टेड। ऑनर का क्या मतलब है, मैंने बनाया सर्च कंसोल तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं इसका ऑनर हूँ, फुल एक्सेस भी है मेरे पास। फुल एक्सेस वाले का क्या मतलब है कि वो फुल एक्सेस तो उसके पास है लेकिन वो ऑनर नहीं है, ठीक है। जो ऑनरशिप वाली चीज़ें होगी वो उसके पास नहीं जाएंगी। रिस्ट्रिक्टेड का क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि भाई वो देख सकता है, आप समझ लोगे सिर्फ व्यू करने के लिए। जैसे मैं क्लाइंट को देना चाह रहा हूँ, क्लाइंट को तो नहीं आती ना एसईओ, ना वो वेब डेवलपर है ना उसको एसईओ आती है, लेकिन उसने एनालिसिस तो करनी है, उसने चीज़ें तो देखनी है, उसे सारी परफॉर्मेंस तो चेक करनी है अपनी, तो वो रिस्ट्रिक्टेड से चेक कर लेगा, ठीक है। अच्छा अब ज़रा एक चीज़ और देखते हैं ऊपर, ये मैं वापस आ रहा हूँ ओवरव्यू में, और यहाँ आकर मैं लिखता हूँ किचन इक्विपमेंट, लिख दिया जी। ये एड्स आ रहे हैं ऊपर, देखते हैं नीचे ऐड का ये। अब एक और चीज बताने लगा हूं, उसको देख लीजिएगा आखिरी। यहां आता हूं मैं और यहां आकर मैं लिख लेता हूं, पेस्ट करता हूं अपनी वेबसाइट को, कहां पर, ओवरव्यू में। ये यूआरएल इंस्पेक्शन में भी जा सकते थे। देखिए क्या कर रहा है वो, रिट्रीविंग डाटा फ्रॉम गूगल इंडेक्स। कह रहा है मैं आपको बताता हूं कि आपकी वेबसाइट इंडेक्स हुई हुई है कि नहीं। क्या कह रहा है, URL इज ऑन, ठीक है। अब अगर आपकी वेबसाइट क्रॉल नहीं हो रही या इंडेक्स नहीं हो रही तो यहां पर यह मैसेज भी आ सकता है कि URL इज नॉट ऑन गूगल। इसका क्या मतलब होगा कि मेरी वेबसाइट इंडेक्स नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, कोई भी ऐसी रीजन होगी जो एसईओ का मैं फैक्टर फॉलो नहीं कर रहा हूँ। जो उनमें सबसे बड़ा फैक्टर है वो क्या है कि अगर मैं किसी का डुप्लीकेट कंटेंट यूज कर रहा हूँ, कॉपी वेबसाइट की होगी मैंने किसी की, तो भी मेरी वेबसाइट जितना मर्जी जोर लगा लूँ, जितनी अच्छी मर्जी एसईओ कर लूँ, मेरी वेबसाइट इंडेक्स नहीं होगी। इंडेक्स नहीं होगी तो रैंक नहीं होगी, ठीक है। समझ आ गई बात की? लेकिन जब आप पहली दफा यहाँ पर आएंगे तो हो सकता है, अच्छा समटाइम ये भी लिखा है URL इज नॉट ऑन गूगल बट नॉट बिकॉज ऑफ एरर्स। अगर कुछ एरर्स भी हो सकते हैं, एरर्स होंगे तो दिखाएगा कि अपनी वेबसाइट को ठीक करवाएं डेवलपर को जाके। लेकिन अगर उसमें कुछ एरर्स नहीं है तो इसका मतलब 100% मतलब क्या है कि डुप्लीकेट कंटेंट है। अब आप क्या करें, अपने कंटेंट को जाकर यूनिक करें। और जब आप पहली दफा आएंगे तो हो सकता है कि URL इज नॉट ऑन गूगल आए, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर दो ऑप्शन आ रही हैं। नंबर 1 टेस्ट लाइव URL, इस पर क्लिक कर दें, इस पर क्लिक करना है आपने, रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग, इस पर क्लिक करते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि भाई क्राउलर ने आना है अपने टाइम के मुताबिक, क्राउल करना है वेबसाइट्स को, तो उसको आपकी भी एक नई वेबसाइट मिलेगी तो वो उसको भी उस लिस्ट में ऐड कर लेगा। ये तो ये पुरानी वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, मैं नई की थी एक बार, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए सिर्फ मैंने क्लिक किया, ठीक है। तो अब आपकी वेबसाइट एक नई होगी ना उसके लिए, तो उसको भी लिस्ट में ले जाएगा वो। अब वो कब लेकर जाएगा, जब क्रॉलर आएगा। ऐसे ही है, ये मैंने क्या किया, ये मैंने उसको एक रिक्वेस्ट भेज दिया है। मैं कहा पता नहीं आपने कब आना है दोबारा, ये ना मेरे आने से थोड़ी देर पहले ही वो क्रॉलर आया हो।
अब पता लगे जनाब वो 1 हफ्ते के बाद आएगा या 2 हफ्ते के बाद आएगा, मुझे नहीं पता क्रॉलर ने कब आना है। तो मैंने उसे कहा भाई मेरी वेबसाइट को इंडेक्स कर दो, तो हो सकता है कि 48 to 72 आवर्स के अंदर क्रॉलर मेरी वेबसाइट को इंडेक्स कर दे। क्या कहता है, इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट की है हमने कहा पहले हमने रिक्वेस्ट नहीं की, पहले हमने सबमिट कर दिया, जब क्रॉलर आएगा इंडेक्स करेगा। अब हमने इंडेक्सिंग की रिक्वेस्ट भेज दिया उसको, लेकिन अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर मैं 10-12 रिक्वेस्ट इकट्ठी भेज दूँ तो उसके पास एक ही रिक्वेस्ट जाएगी बस, मतलब वो आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं है 10-12 रिक्वेस्ट करने से, कि शायद वैसे वो कह रहा है कि मैं आ जाऊँगा 48 घंटे में, तो एक से ज़्यादा रिक्वेस्ट भेजूँ तो शायद जल्दी आ जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। वो मैसेज भी यही दे रहा है मुझे, कहता है आपको मैंने इंडेक्सिंग की क्यू में ले लिया, ठीक है, अब जब मैं इंडेक्सिंग करूँगा तो आपको कर दूँगा। और इसमें ये होता है कि 48 से 72 आवर्स के अंदर आपको वो इंडेक्स करना शुरू कर देता है, अगर आपकी वेबसाइट में इश्यूज ना। ये था हमारे 3-4 टॉपिक्स कवर हुए हैं इस लेक्चर में। डोमेन, अच्छा एक चीज़ और करके देख लेते हैं ज़रा, क्या थी बता, जल्दी से करके देखते हैं। ये वेबसाइट है, इसमें अप लेवल करें, यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाता हूँ मैं, नया फोल्डर बनाएं, ये फोल्डर, इसका नाम रख लेते हैं XYZ। अब किधर है सर्च कंसोल, ये, और इधर आते हैं, कहाँ जाना है हमें, ऐड प्रॉपर्टी, फिर कोई मसला, चलो क्या था, XYZ था ना, अंडर फोल्डर, बिल्कुल ऐसे ही है। www क्या था, https:// देखते हैं कोई एरर तो नहीं देता, अगर एरर नहीं देता तो शायद कर देगा। हो जाएगा, ठीक है, इसलिए इसने उस जगह पर आ गया ना वापस लेकर मैं, तो आप फोल्डर बनाकर भी ये सारा काम कर सकते हैं, ठीक है। पता लगा ये क्या किया बाकी स्टूडेंट, मुझे पता लगा और उनको पता लगा, और भी किसी को पता लगा क्या किया हमने। बेसिकली मैं आपको बता रहा था ना कि सर्च कंसोल के लिए सब डोमेन्स की ज़रूरत है, यही बता रहा था ना। तो हमने कहा कि भाई अगर सब डोमेन तो खरीदनी पड़ती है ना, तो अगर आप एक ही होस्टिंग खरीद रहे हैं जिसमें आप सब डोमेन बेशक ना खरीदें ज़्यादा, तो उसमें आप फोल्डर्स बना के काम कर सकते हैं। तो हम ये देख रहे थे कि क्या फोल्डर्स के अंदर भी वो सर्च कंसोल अप्रूव करा लेता है कि नहीं कराता, तो वो उसने कोड दिया हमें, तो इसका मतलब अप्रूव हो जाएगा। ठीक हो गया, चलो जी। अच्छा सर, एक चीज़ पूछी थी कि एज ए डिजिटल मार्केटर